मशीन लर्निंग के लिए नमपाई एरेज और मैट्रिक्स की समझ होना लगभग जरूरी है। मैं यह जुपिटर नोटबुक पर कर रहा हूं। आप इसे बिना कुछ इंस्टॉल किए गूगल कोलैब पर भी आसानी से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरी एक वीडियो का लिंक दिया है जिसमें मैंने बताया है कि गूगल कोलैब कैसे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम नमपाई को इंपोर्ट करते हैं। हालांकि नमपाई मुख्य रूप से नंबर्स के लिए है, लेकिन शुरुआत में हम नंबर्स का उपयोग नहीं करेंगे ताकि पहले इसकी बेसिक्स आसानी से समझ सकें। बाद में हम नंबर्स के साथ भी काम करेंगे। अब हम np.array का उपयोग करके सब्जेक्ट्स का एक एरे बनाते हैं। अब शिफ्ट प्लस एंटर दबाते ही अरे प्रिंट हो जाएगा। शेप प्रॉपर्टी हमें बताती है कि किसी एरे या मैट्रिक्स में कितनी रोज और कॉलम्स हैं। यहाँ आउटपुट 3 है। इसका मतलब इसमें 3 एलिमेंट्स हैं और दूसरा भाग ब्लैंक है, यानी यह वन डायमेंशनल एरे है। लेकिन मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स दोनों होते हैं। तो अब हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं। मैट्रिक्स का मतलब है कई एक डायमेंशनल एरेज का समूह। इसके लिए पहले एक आउटर एरे बनाएंगे, फिर उसके अंदर अलग अलग रोज लिखेंगे जिनमें कॉलम्स होंगी। यहाँ हम सब्जेक्ट नेम और मार्क्स को 2 कॉलम्स के रूप में रख रहे हैं। तो पहली रो में हिंदी और 98 हैं। इसी तरह बाकी रोज भी लिखेंगे। यहाँ रोज और कॉलम्स पर विशेष ध्यान दें। मैट 1 में 3 रोज और 2 कॉलम्स हैं। अब हम इसमें एक नई रो जोड़ना चाहते हैं जिसमें संस्कृत और 100 हो। तो हम इसे इस तरह लिखते हैं। अब मैट 1 और इस नए एरे को ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या यह काम करेगा? यह काम नहीं करेगा क्योंकि मैट एक टू डिमेंशनल मैट्रिक्स है, जबकि न्यू मार्क्स केवल एक वन डायमेंशनल एरे है। इसे काम कराने के लिए हमें न्यू मार्क्स को टू डिमेंशनल एरे में बदलना होगा। और याद रखिए, क्योंकि हम एक नई रो जोड़ रहे हैं, इसलिए दूसरे एरे में कॉलम्स की संख्या पहले एरे के बराबर होनी चाहिए। अब रो तो जुड़ गई। लेकिन अब हम एक नया कॉलम जोड़ना चाहते हैं, मान लीजिए टीचर। इस स्थिति में टीचर वाले एरे की रोज की संख्या पहले एरे की रोज के बराबर होनी चाहिए। और कॉलम जोड़ने के लिए हमें एक्सिस इक्वल्स टू 1 लिखना होगा। देखिए, अब यह सही तरीके से काम कर रहा है। अब हम नमपाई की रैंडम लाइब्रेरी का उपयोग करते हैं। 10 तक का एक रैंडम इंटीजर पाने के लिए हम इसे इस तरह लिखते हैं। हर बार इसे एग्जीक्यूट करने पर हमें एक नया नंबर मिलेगा।
लेकिन मशीन लर्निंग में कई बार हमें सीखने, टेस्टिंग करने या कंपैरिजन करने के लिए हर बार एक जैसा आउटपुट चाहिए होता है। इसके लिए हम सीड का उपयोग करते हैं। सीड देने पर हर बार वही आउटपुट मिलता है। ध्यान रखिए, सीड 19 का आउटपुट सीड 10 के आउटपुट से अलग होगा और इसी तरह हर अलग सीड अलग रैंडम सीक्वेंस बनाएगा। अब देखिए, अगर हम रैंडम में दूसरा पैरामीटर 40 देते हैं तो हमें 10 से लेकर 40 से छोटा नंबर मिलेगा। अब देखते हैं कि तीसरे आर्ग्यूमेंट की मदद से 3 रोज और 4 कॉलम्स की मैट्रिक्स कैसे बनाई जाती है। 3 रोज और 4 कॉलम्स का मतलब है कुल 12 एलिमेंट्स। रीशेप फंक्शन की मदद से हम इन्हीं एलिमेंट्स को अलग अलग तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। आइए इसे 2 रोज और 6 कॉलम्स में बदलकर देखते हैं। अब इसे 4 रोज और 3 कॉलम्स में बदलकर देखते हैं। अगर हमें इसे वापस एक डायमेंशनल अरे में बदलना हो तो हम रावल फंक्शन का उपयोग करते हैं। अगर हमें मैट्रिक्स को सभी कॉलम्स के रूप में बदलना हो तो रीशेप -1 का उपयोग करते हैं। और अगर सभी रोज के रूप में बदलना हो तो रीशेप 1 का उपयोग करते हैं। 0 और 1 के बीच रैंडम फ्लोट नंबर पाने के लिए हम रैंडम डॉट रैंड फंक्शन का उपयोग करते हैं। अगर हमें 1/4 मैट्रिक्स बनानी हो तो हम इसे इस तरह लिखते हैं। अगर हमें 10 और 20 के बीच 5 नंबर्स चाहिए हों तो हम लिनस्पेस फंक्शन का उपयोग करते हैं। अगर हमें 10 से 20 तक के नंबर्स चाहिए हों और उनके बीच का गैप 0.5 हो तो हम अरेंज फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इतने सारे आर्ग्यूमेंट्स याद रखना मुश्किल है तो आप पाइथन के बिल्ट इन हेल्प फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। और अगर आपको किसी पैकेज को एक्सप्लोर करना हो या किसी फंक्शन का नाम याद न आ रहा हो तो पाइथन का बिल्ट इन dir फंक्शन बहुत काम आता है। इस पर मेरी वीडियो भी जरूर देखिए। मैंने अभी तक जिन रैंडम फंक्शंस का उपयोग किया वे आज भी इस्तेमाल होते हैं। लेकिन नए numpy प्रोजेक्ट्स में np.random.default_rng का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। इसमें रैंडम इंटीजर के लिए इंटीजर्स और रंडन के इक्विवेलेंट के लिए रैंडम फंक्शन उपलब्ध है।